फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत आभार एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट। प्यारे बच्चों, 22 मार्च को एग्जाम है। वो दोस्त कैंडिडेट हु आर ईगरली वेटिंग फॉर 22 मार्च, उन सभी के लिए एक बहुत ही स्पेशल मॉक टेस्ट इंग्लिश का। सर कैसा पेपर आएगा? ऑफिशियल मॉडल पेपर, एग्जैक्ट हूबहू पेपर जैसा पेपर। सर किस तरह का पेपर रहेगा इंग्लिश का, कैसे क्वेश्चन होंगे, मैं एग्जैक्टली वो पेपर आपको भी बताने वाला हूँ। ऑफिशियल मॉडल पेपर कैसा आएगा, न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित वो पेपर है। कितना ग्रामेटिकल पोर्शन होगा, कितनी वोकेबलरी होगी और कितना उसमें पैसेज कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन होंगे, उसके बारे में आज मैं बात कर रहा हूं। बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगा, इसलिए डायरेक्टली पेपर पर चल रहे हैं। और वो सभी स्टूडेंट्स जो भी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी किसी का भी प्री मेडिकल चेकअप कराना चाहते हैं, या जो भी बच्चे 12th का भी जिन्होंने फिलहाल तुरंत 12th करी है अभी रिसेंटली, और वो अपना आगे एयरफोर्स, नेवी या आर्मी में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले बेटा बड़ा पॉइंट है मेडिकल। और मेडिकल चेकअप के लिए आप सुधीर एसडीए प्री मेडिकल सेंटर आ सकते हैं, जहां पर कि आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में कंप्लीट मेडिकल चेकअप मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन मेडिकल होगा, एक्सटर्नल से लेके इंटरनल सारे चेकअप आपको इधर देखने को मिलेंगे। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पर, इंग्लिश का ऑफिशियल मॉडल पेपर सर कैसा आएगा। स्क्रीन पर आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश का ये सेक्शन है पूरा, और यहाँ पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जो शब्द दिया गया उसका आपको सिनोनिम्स बताना है, पर्यायवाची वोकेबलरी से ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। वोकेबलरी का क्वेश्चन है, पहला वर्ड है मैमोथ। मैमोथ का बताइएगा यहाँ सिनोनिम्स क्या होगा। बेटा मैमोथ कहते हैं ह्यूज को, मतलब विशाल को कहा जाता है ह्यूज। कोई भी चीज़ जो आकार में बहुत बड़ी हो, बहुत जायंट हो, बहुत इनॉर्मस हो, स्पेसियस हो, उन सभी को मैमोथ कहा जाता है। और मैमोथ एक एडजेक्टिव है प्यारे बच्चे। और मैमोथ का पूछा गया सिनोनिम्स, मतलब समानार्थी, पर्यायवाची पूछा गया है। समान अर्थ वाला वाइल्ड होगा नहीं, क्योंकि वाइल्ड माने जंगली। स्ट्रेट माने सीधा होता है, मतलब कोई भी चीज़ सीधी टेढ़ी ना होना। ग्रीडी माने लालची होता है। और ह्यूज इज द राइट आंसर। ह्यूज माने होता है बहुत विशाल, बहुत ही जायंट, बहुत ही बड़ा, बहुत ही वास्ट, उसी को कहा जाता है ह्यूज। पहला क्वेश्चन इस तरह से वोकेबलरी को देखने को मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। यू कैन ईट, यू लाइक। कंजंक्शन, दो फ्रेज यहां पर दिए गए हैं और इनमें दो फ्रेज या क्लॉज दिए गए हैं, और उनके बीच में आपको अप्रोप्रिएट कंजंक्शन यूज करना होगा, या फिर आपको इसको कोरिलेट करके जोड़ना होगा। यू कैन ईट, समझना है इसको। शायद आपको ये बात पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि सब्जेक्टिव जो केस होता है बेटा, सब्जेक्टिव केस के लिए हम हमेशा, यदि वो लिविंग बीइंग है तो हु का प्रयोग करते हैं, और यदि वो नॉन लिविंग बीइंग है तो व्हाट का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस के लिए बेटा, यदि वो लिविंग बीइंग है तो हुम का प्रयोग किया जाएगा, नॉन लिविंग के लिए भी वॉट का प्रयोग किया जाएगा। यदि मैं यहाँ बात करूं बेटा, यू कैन ईट, खाना, खाना कैसी चीज है, तुम खा सकते हो जो भी तुम्हें पसंद है। खाना कैसी चीज है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के केस में हुम एवर आएगा नहीं, क्योंकि हमें यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए, और हु एवर आ नहीं सकता, इसलिए 100% क्या आएगा, वॉट एवर। तुम्हें जो चाहते हो वो तुम खा सकते हो, यू कैन ईट वॉट एवर यू लाइक। समझ में आया? और इसलिए आंसर क्या होगा, दूसरे का सही आंसर सी इज द राइट आंसर। दूसरे का सही आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर। स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन, ग्रामेटिकल पोर्शन मतलब प्रिपोजिशन बोला जाता है, और वहां से आपका ये क्या है, वहां से ये क्वेश्चन है। तो एक बार ध्यान से देखेंगे बेटा इसको, तीसरा और चौथा क्वेश्चन। मोहन, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रिपोजिशन बताना है बेटा। करेक्ट प्रिपोजिशन क्या है, मोहन स्टूड ऑन द स्टेज पर। बहुत सिंपल है, जिसे नॉलेज होगी। यहां आ रहा है टू, बिहाइंड के बाद कभी टू नहीं आता, बिहाइंड टू में नहीं होगा, बिसाइड के बाद कभी टू नहीं आता। प्रिपोजिशन है, बिटवीन के साथ टू नहीं आ सकता, नेक्स्ट टू में फिक्स प्रिपोजिशन। 99.9% केसों में नेक्स्ट अपने साथ में जब भी आएगा तो प्रिपोजिशन क्या लेगा, टू लेगा, नेक्स्ट टू, याद रखिएगा। नेक्स्ट टू मतलब के सामने, ठीक है ना, के अगला। मोहन स्टूड नेक्स्ट टू मी ऑन द स्टेज पर, मेरे से आगे खड़ा था, ठीक है। बिटवीन के साथ टू नहीं आ सकता, बिहाइंड के साथ टू ने, बिसाइड, इसलिए डायरेक्टली नेक्स्ट यहां पर आ गया प्रिपोजिशन। चौथा क्वेश्चन, लीनियंट, अपोजिट बताना होगा बेटा। अपोजिट,
अपोजिट कहते हैं विलोमार्थी, अपोजिट अर्थ वाले। लीनियंट किसे कहते हैं? जो बहुत ही दयालु है, जिसका दिल बहुत बड़ा हो बेटा, उसे लीनियंट कहा जाता है। और लीनियंट एक एडजेक्टिव है। लीनियंट क्या है? एक एडजेक्टिव है। इंग्लिश में किसी वर्ड के पीछे एएनटी और ईएनटी आता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। लीनियंट एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ है काइंड हार्टेड। और प्यारे बच्चे याद रखना, इसका उल्टा पूछा गया है। स्ट्रिक्ट माने होता है जिसका दिल कठोर हो, यह आंसर हो सकता है। स्ट्रिक्ट मतलब जिसका दिल कठोर हो, जो दयालु नहीं है। स्ट्रिक्ट भी एक एडजेक्टिव है। बी लिटिल एक वर्ब है। ये क्यों नहीं होगा? बी लिटिल माने होता है किसी की बेइज्जती करना। बी लिटिल किसे कहते हैं? किसी की बेइज्जती करना। मैसकेयर बहुत बड़े ग्रुप में लोगों को मारना। जीनोसाइड करना, द मर्डर ऑफ अ ग्रुप और होल रेस ऑफ अ रीजन। अफ्लुएंट भी एक एडजेक्टिव है जिसे धनी कहते हैं। अफ्लुएंट माने रिच पीपल, धनवान, संपन्न। इसलिए ये भी नहीं होगा, तो लीनियंट का अपोजिट हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा। पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, फटाफट से बताइए। पांचवें का और छठवें का आंसर बताइए। पांचवा क्वेश्चन, ऑफ द टू बॉयज हैज ब्रोकन द ग्लास। ऑफ द टू बॉयज हैज ब्रोकन द ग्लास। ध्यान से बताना, जल्दबाजी नहीं। ऑफ द टू बॉयज, दोनों लड़कों में से ग्लास तोड़ा है किसने? एनी आएगा, नन आएगा, नीदर आ, एवरी। बहुत सिंपल है प्यारे बच्चे, एनी क्यों नहीं आ सकता? तीन में से, तीन या तीन में से कोई एक चूज करना हो तब हम एनी लगाते हैं। वेन वी हैव टू, वी हैव अ चॉइस ऑफ थ्री और मोर देन थ्री, उनमें से कोई एक चूज करना हो तो एनी लगाएंगे। नन, तीन में से कोई नहीं के लिए। दो से ज्यादा होने चाहिए इसमें। तीन या तीन से ज्यादा में से कोई नहीं के लिए नन, लेकिन यहाँ दो की बात हो रही है। ये भी आंसर नहीं होगा। एवरी, एवरी कभी अकेला यूज हो नहीं सकता। एवरी ऑफ द टू बॉयज, एवरी के तुरंत बाद में हमेशा नाउन आता है, याद रखिएगा। एवरीबडी अकेला यूज हो सकता है, बट एवरी के तुरंत बाद में नाउन आता है, इसलिए एवरी एक एडजेक्टिव है। और अकेला कभी यूज नहीं हो सकता। एवरी वन अकेला यूज हो सकता है, एवरी ऑफ द टू बॉयज हो नहीं सकता। इसलिए नीदर इज द राइट आंसर। दोनों में से किसी भी बच्चे ने ग्लास को नहीं तोड़ा है। नीदर इंग्लिश में सिंगुलर है, इसलिए यहाँ है जा रहा है। बिल्कुल सही है। नीदर इज द राइट आंसर। प्लूरल बताना है यहाँ पर बच्चे। डियर का प्लूरल क्या होगा? डियर। इंग्लिश में कुछ नाउन ऐसे हैं प्यारे बच्चे, देर आर अ लॉट ऑफ नाउन्स इन इंग्लिश दैट मेक सिंगुलर एंड प्लूरल इन द सेम फॉर्म। मतलब कुछ ऐसे वर्ड इंग्लिश में जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। डियर का प्लूरल भी डियर ही होता है। सीप का प्लूरल भी बेटा सीप ही होता है। ठीक है। स्पीसीज का प्लूरल भी बेटा स्पीसीज ही होता है। ये बहुत सारे ऐसे वर्ड इंग्लिश में जिनका सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। सातवां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं प्लीज। सातवां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, फटाफट बताओ भाई। सातवां क्वेश्चन, पैसिव बॉयज मोस्ट। सात और आठवां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। मैंगोज टेस्ट डिलीशियस। मैंगोज टेस्ट डिलीशियस, फटाफट बताओ भाई। मैंगोज टेस्ट डिलीशियस। पैसे बनाइए इसका भाई, बहुत सिंपल है। मैंगोज नाउन, वर्ब, टेस्ट एक वर्ब है, और वर्ब के बाद कभी कोई एडजेक्टिव आए, डिलीशियस एक एडजेक्टिव है। वर्ब के बाद एडजेक्टिव आए तो उसका पैसिव कैसे बनता है? कुनेन टेस्ट बिटर, कुनेन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। मैंगोज टेस्ट डिलीशियस, तो मैंगोज इज उसके साथ प्लूरल आर डिलीशियस व्हेन दे आर टेस्टेड। ये शायद आपने पढ़ लिया होगा। अब ये समय में एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि शायद जो तैयारी कर चुके होंगे उन्हें सब पता होगा। मैंगोज टेस्ट डिलीशियस में पेपर का फॉर्मेट बस बता रहा हूं कि कैसा पेपर, आपको कैसे क्वेश्चन एग्जैक्ट देखने को मिलेंगे। एक एक्टिव पैसिव आना ही है, एक मिस स्पेल्ड करेक्टली स्पेल्ड आना ही है, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आना ही है। मैंगोज टेस्ट डिलीशियस, मैंगोज आर डिलीशियस व्हेन दे आर टेस्टेड। करेक्टली वर्ड बताओ बेटा। डिलीवरी कोई शब्द होता नहीं है, डिलीवरी होता नहीं है, ये डिलीवरी गलत है। एक ही डिलीवरी की स्पेलिंग सही है, DELIVERY। DELIVERY डिलीवरी, पिक कर लीजिए। DELIVERY डिलीवरी, किसी को प्रदान करना, किसी को सौंपना, किसी को डिलीवर करना सामान, नाउन है डिलीवरी। याद रखना, डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। आगे उठा लीजिए सर। डी इज द नौवां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। नौवां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, फटाफट से बताइए। नौवां क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड आर्टिकल से क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा।
टेलीफोन की खोज किसने की? कितना सही क्वेश्चन है। हु इन्वेंटेड, कोई कहेगा ए, कोई कहेगा एन। अरे बेवकूफो, कोई चीज जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होगी तब हम ए और एन लगाएंगे। जैसे मैं लड़का हूं तो आई एम द बॉय नहीं होगा, आई एम अ बॉय। बॉय को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं ये वही लड़का है जिसने चोरी की है, जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है, तो मैं कहूंगा दिस इज द बॉय हु हैज स्टोलन द ग्लास। इसका मतलब ये हुआ कि हम बात कर रहे हैं, हम जोर देकर कह रहे हैं किसने टेलीफोन की खोज की, किसने खोजा टेलीफोन को। इसलिए यहां पर क्या आएगा, एम्फेसाइज किया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, टेलीफोन की बात की जा रही है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, दा आएगा। आगे चलते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, आपको देखने को मिलेगा। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कोई भी लैंड, जमीन जो घिरी हुई हो तीन साइड से, पानी से घिरी हुई हो। आइलैंड हो नहीं सकता, चारों साइड से पानी से घिरा होता है आइलैंड। गल्फ घाटी को बोलते हैं जिसमें कि पानी आ सकता है एक आध तरफ से। पेनिनसुला एक ऐसी जगह, एक ऐसा द्वीप जो तीन ओर से पानी से घिरा हो और एक ओर से जाने का रास्ता हो, उसे पेनिनसुला कहते हैं। ओशियन में केवल पानी होता है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। कोई भी लैंड जो कवर्ड हो तीन साइड से पानी से और एक साइड में रास्ता हो, उसे पेनिनसुला कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है भाई, फटाफट से बताओ। 11वां क्वेश्चन, मैनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स, जब आपको चोरी करने की आदत पड़ जाए, पागलपन हो जाए। बहुत सारा ऐसा होता है बच्चों को, आपने देखा होगा बचपन में या बड़े होकर, कि एक बार उन्होंने चोरी कर ली तो फिर उन्हें आदत सी पड़ जाती है, हैबिचुअल हो जाते हैं, एक पागलपन सा हो जाता है कि नहीं यार चोरी कर लो, ये बेस्ट ऑप्शन है। लोगोमनिया नहीं कहते उसको, क्यों? लोगों माने पढ़ाई की बहुत ज़्यादा लत होना, उसे लोगोस कहते हैं। स्टडी, स्टडी के लिए पागल होना, पागलपन होना, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला, लोगोमनिया। डिप्सोमनिया क्या होगा? बहुत ज़्यादा पीने की आदत, बहुत ज़्यादा प्यास, उसका एक पागलपन, ठीक है। किसी चीज़ का मतलब डिप्सोमनिया। क्लेप्टोमनिया, चोरी करने की जब आदत आपको लग जाए। क्लेप्टोमनिया, बहुत ज़्यादा आपको हैबिचुअल बन जाए, उसे क्या कहेंगे? और निम्फोमनिया, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका मतलब क्या होता है। सारे लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि निम्फोमनिया कब यूज़ किया जाएगा, और यहाँ मनिया जो वर्ड किसी शब्द से पीछे लगेगा वो कब यूज़ किया जाता है, ये सब कमेंट बॉक्स में बताइए। मनिया किसी वर्ड से पीछे लगे या फोबिया लग जाए, तो उसका सेंस दोनों में, मानिया और फोबिया में क्या अंतर है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अगला कौन सा था? 11। अब हम 12वें क्वेश्चन पर पहुंच रहे हैं। ध्यान से देख लीजिए एक बार 12वां क्वेश्चन। स्क्रीन पर आपके सामने है 12वां। आइडम्स एंड फ्रेज। द स्टेप मदर सेड क्रोकोडाइल टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ हर स्टेप सन। एक सौतेली माँ, ये बताओ जब सौतेला बेटा मरेगा तो उसके लिए कैसे आंसू रोएगी, असली के या झूठे के आंसू? क्रोकोडाइल टीयर्स किसे कहते हैं? आइडम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्रोकोडाइल मगरमच्छ होता है और जब वो पानी से निकलता है तो उसकी आंखों में पानी भर जाता है। हम लोग जो बाहर के होते हैं ये समझते हैं कि उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन वो रियल के होते नहीं है, झूठा होता है, पानी होता है वो। और इसलिए इसका आंसर हो गया फॉल्स टीयर्स ऑफ सोरो। बहुत सारे तुम्हारे ऐसे दोस्त हैं जो तुम्हारी सफलता पर झूठे के लिए तुम्हारी तारीफ करेंगे या झूठे के लिए दिखाएंगे, या तुम्हारे दुख होने पर झूठे के लिए रोएंगे, बाद में हंसेंगे। उन्हीं को कहा जाता है सैड क्रोकोडाइल टीयर्स, ठीक है ना। जब लड़की छोड़ के जाती है तो झूठे के लिए वो क्या करते हैं? आपको सैड क्रोकोडाइल टीयर्स, और आप इमोशनल होकर अपनी फ्यूचर को वेस्ट कर लेते हैं एक बंदे या बंदी के पीछे, तो इन सबसे प्लीज आपको डेविएट होने से बचना होगा और अपने फोकस करना होगा अगले जो भी आपके टारगेट्स हैं। सो इसको बोलेंगे फॉल्स टीयर्स ऑफ सोरो। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। ये मत कहिएगा कि मैं इसे पढ़ा रहा हूं पेपर को, उसमें सॉल्व बस बता रहा हूं पेपर कैसा आपको देखने को मिलेगा। फिल इन द ब्लैंक्स। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कलेक्टिव नाउन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सैफर्ड गडरिए ने लुकिंग आफ्टर देखभाल कर रहा था भेड़ों के, क्या भेड़ों के झुंड की देखभाल कर रहा था? बहुत सारी भेड़ें थी। क्या भेड़ों के झुंड के लिए क्रू लगा सकते हैं? जो सेलर का झुंड होता है उसे क्रू बोलते हैं। नाविकों का, जब आप नेवी में जाएंगे तो आप सब क्या कहलाएंगे? बहुत सारे सेलर क्रू कहलाएंगे। पानी के जहाजों का झुंड होता है बहुत सारे, उसे फ्लीट कहते हैं। लुटेरों का समूह होता है उसे गैंग कहते हैं। फ्लॉक इज द राइट आंसर। फ्लॉक भेड़ों के झुंड के लिए, पक्षियों के झुंड के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। भेड़ों के झुंड के लिए, पक्षियों के झुंड के लिए और भी कई चीज़ों के लिए फ्लॉक का यूज़ किया जाता है। फ्लॉक एक कलेक्टिव नाउन है, गैंग भी एक कलेक्टिव नाउन है, फ्लीट भी एक कलेक्टिव नाउन है, क्रू भी एक कलेक्टिव नाउन है। 14वां क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको स्पॉटिंग एरर से देखने को मिलेगा।
पीएम अराइव्स इन देहरादून टुमारो। पीएम प्रधानमंत्री कल टुमारो को देहरादून पहुंचेंगे, गलती बतानी है, फटाफट बताओ भाई। इस क्वेश्चन के लिए मैं 30 सेकंड का समय आपको दे रहा हूं। प्रधानमंत्री कल देहरादून पहुंचेंगे, सब लोग कहेंगे सर बी पार्ट में गलती है, अराइव की जगह विल अराइव आएगा। अरे बेवकूफ हो, ये पीएम की बात हो रही है, मतलब प्रधानमंत्री का कल कहीं पहुंचना ये नॉर्मल बात है कि फिक्स हो गया है? ये फिक्स हो गया है। ऐसी सारी घटनाएं जो नियर फ्यूचर में होने वाली हैं, ऐसी सारी घटनाएं जो नियर फ्यूचर में होंगी और जो भी प्लान्ड एक्शन होंगी। प्लान्ड कैसे कहते हैं सर, नहीं समझ में आया? मैं कल आगरा जाऊंगा तो मैं कहूंगा आई विल गो टू आगरा टुमारो, क्योंकि मैं एक नॉर्मल बात हो रही है किसी की। जरूरी नहीं है कि मैं 100% जाऊंगा ही, हो सकता है वो टल भी जाए मेरा जाना, लेकिन ये स्पेशल व्यक्ति हो गए। जब कल कोई पीएम जाएगा देहरादून तो ये पहले ही तुरंत कंफर्म नहीं करना है, पहले हो चुका होगा। और इसलिए वो सारी घटनाएं जो नियर फ्यूचर में होंगी और वो भी प्लान्ड एक्शन होंगी, वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेंगी। और इसलिए ये नो एरर इज द राइट आंसर, नो एरर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने 15वां क्वेश्चन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक क्वेश्चन 100% देखने को आपको मिलेगा। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी आई एट स्वीट्स। अबे बहुत सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट इनडायरेक्ट पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। ये पास्ट परफेक्ट है नहीं, ये पास्ट परफेक्ट है नहीं, ये पास्ट परफेक्ट है नहीं, 8 का हैड ईटन हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लग जाएगा कंजंक्शन, पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। क्लियर हुआ कि नहीं? 15 का आंसर बताओ फटाफट किस किस का सही है। अगला क्वेश्चन। पेपर कैसा लगा ये बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आप कहोगे तो मैं रोजाना 2 पेपर ले आऊंगा अगर आप चाहेंगे तो। आगे बढ़िए। 16वां क्वेश्चन। आपको पहले पैसेज को पढ़ना पड़ेगा बेटा, उसके बाद समझ में आएगा। चलिए ये देखिए 16वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, मैं पैसेज को निकाल रहा हूँ और ये पैसेज 2-3 बार आ भी चुका है। स्टार फिश वाला पैसेज है, शायद आपने सुना होगा। स्क्रीन पर आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखो। ये पैसेज है, 3 क्रिएचर्स के बारे में बताया गया है जो सी क्रिएचर्स हैं। समुद्री में अंदर रहने वाले 3 क्रिएचर या उनके किनारे पर रहने वाले क्रिएचर के बारे में बात हो रही है। बहुत सिंपल है पढ़ने का तरीका। जब भी आप पैसे सॉल्व कर रहे हो प्लीज ध्यान रखना, वो छोड़ना नहीं। 3 से 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीगल्स रहती हैं बीच पर। ये सीगल्स कोई ऐसे समझ ले, नहीं समझ में आता कैसे पैसेज को पढ़ना है। सीगल्स बीच पर रहती हैं, वो स्मॉल फिश खाती हैं, ब्रेड खाती हैं और सीवीड्स खाती हैं, ठीक है। सीगल्स जल्दी भाग सकती हैं जमीन पर भी और आकाश में भी बहुत जल्दी उड़ सकती हैं, उड़ भी सकती हैं और चल भी बहुत तेजी से। सीगल्स विल फ्लाई, भाग जाएंगी, तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश करोगे। ये सीगल्स और बहुत सारी सीगल्स होती हैं बीच पर। क्लियर? देयर आर मेनी सीगल्स ऑन द बीच। कैसे पढ़ना है पैसेज को? उसके बाद फिर क्रैब की बात आ गई, सीगल्स की खत्म हो गई। क्रैब भी बीच पर रहते हैं, वो क्या खाते हैं? श्रिम्प खाते हैं, ओशियन प्लांट खाते हैं, पेड़ पौधे और स्मॉल फिश। ये भी फिश खाते थे क्रैब, सीगल्स भी फिश खाते हैं, कॉमन हो गया। क्रैब क्या करते हैं? वो भी जल्दी भाग जाते हैं, बहुत जल्दी क्विकली क्रॉल रैंक कर चलते हैं। किस पर? धूल पर भी या जमीन पर और ओशियन में भी, पानी में भी। क्रैब्स भाग जाएंगे दूर जब भी उन्हें तुम पकड़ने की कोशिश करोगे। और बहुत सारे क्रैब्स होते हैं किस पर? बीच पर। बट इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू देम। इतने छोटे होते हैं क्रैब्स, उन्हें देखना आसान नहीं है, दिखाई नहीं देते जल्दी। अगला तीसरी बात हो रही है स्टारफिश। स्टारफिश भी बीच पर रहती हैं, वो भी क्या खाती हैं? क्लैम्प, ओस्टर्स और स्मॉल फिश। मतलब ये क्लियर हो गया कि तीनों में कॉमन क्या है खाने का चीज? स्मॉल फिश। स्टार फिश बहुत धीरे धीरे चल पाते हैं, ओशियन में भी, पानी में भी और जमीन पर। स्टार फिश ज्यादा भागेंगी नहीं, यदि तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश करोगे तो आसानी से पकड़ लोगे। और बहुत कम स्टार फिश पाई जाती हैं बीच पर। कोई डाउट? कितना सिंपल पैसेज। इसमें भी यदि एक भी क्वेश्चन गलत आप कर रहे हो तो मतलब आप सीरियस हो ही नहीं। 16 का पहला, सीगल्स, क्रैब और स्टारफिश। ये बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो सभी खाती हैं? ऐसी कौन सी चीज है जो सभी खाती हैं? क्लैम्स नहीं खाती हैं सब, ब्रेड सब नहीं खाती। फिश ऐसी चीज है जो खाती हैं। ओनली फिश नहीं कह सकते, ओनली फिश थोड़ी खाती हैं, और भी चीजें खाती हैं, लेकिन तीनों में कॉमन क्या है जो फिश खाते हैं? कौन सा एनिमल क्विकली मूव नहीं कर सकता? अरे भाई क्लियर दिया गया, स्टारफिश तेजी से नहीं भाग सकता, क्रैब भाग सकते हैं, सीगल्स भाग सकते हैं, स्टारफिश बहुत जल्दी मूव नहीं कर सकता। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 18वां स्क्रीन पर आपके सामने ये पूछा गया है कि 18वां में ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज विच सेंटेंस इज गलत? कौन सा सेंटेंस गलत है?
पैसेज में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से इसमें से बताना है कौन सा सेंटेंस गलत है। स्टारफिश पकड़ने में हार्ड होती हैं क्या? क्या उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता? यही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि नहीं तो आसानी से पकड़ा जा सकता है। उसने गलत पूछा है। कौन सा गलत है? ये सही है इसलिए इसे नहीं लगा सकते, ये भी सही बात है। स्टारफिश को पकड़ना बहुत कठिन है, यही गलत चीज़ है क्योंकि उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है। पैसेज में एक वर्ड आया था क्रॉल। क्रॉल का मीनिंग क्या होता है? क्रॉल माने रैंक कर चलना। रन होगा नहीं। ड्रैग दे हो सकता है। बोस्ट माने डींगे मारना, ये नहीं होगा। फ्लैटर नहीं। ड्रैग इज द राइट आंसर। ड्रैग इज द राइट आंसर। क्रॉल का मीनिंग क्या होगा बच्चे? ड्रैग होगा। क्रॉल माने क्या होता है? रैंक रैंक कर चलना। कोई डाउट? आगे बढ़िए। 20वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। 20वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। अकॉर्डिंग टू द पैसेज सीगल्स के बारे में क्या चीज सही है? फटाफट बताओ। अकॉर्डिंग टू द सीगल्स क्या क्या चीज सही है? सीगल्स बीच पर रहती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। वो जल्दी भाग जाती हैं ओशियन में, ये भी बात बिल्कुल सही है। क्या वो केवल ब्रेड खाती हैं सीगल्स? नहीं, वो ब्रेड भी खाती हैं, वो और दो चीजें भी खाती हैं, फिश भी खाती हैं, इसलिए ये गलत है। पहला और दूसरा सही है। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। बी इज द राइट आंसर। दिल से बताओ पेपर कैसा लगा। ये मत कहना कि सर इतनी जल्दी क्यों पढ़ाया। भाई ये बस मैंने ये बताया कि पेपर में कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन। प्रिपोजिशन आप छोड़ नहीं सकते, आर्टिकल में छोड़ नहीं सकता, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव नहीं छोड़ सकते, कंजंक्शन नहीं छोड़ सकता, एडवर्ब को छोड़ दीजिए। वर्ब बहुत टफ लग रहा है तो वर्ब को भी छोड़ दीजिए, लेकिन वोकेबलरी और पैसेज के 3 से 4 क्वेश्चन है वो छोड़ रहे हैं, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि मैं आगे आपके लिए वीडियो ला सकूं। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।